प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सबसे महत्वपूर्ण एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। अब सभी जानते हैं कि इससे पहले इसी सीरीज में हम लोगों ने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को हाल ही में समाप्त किया और अभी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज के साथ इसको कंटिन्यू कर। तो यह महत्वपूर्ण सेशन अगर आप लोग देखते हैं तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी के साथ साथ मैपिंग की तैयारी, जो कि ऑलरेडी मैपिंग पिछले क्लासों में हो गई है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी तैयारी होती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा, इस सेशन में आप एग्जाम हॉल के क्वेश्चन को टेकल कैसे करना है, उसको सही कैसे करना है, कम जानकारी के बावजूद उसे कैसे सही करना है, ये सीखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको 30 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन आने ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर जो हम एलिमिनेशन टेक्निक सीखते हैं वो आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में जिनके बारे में आपकी जानकारी सीमित है या जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो कैसे अपने पेरिफेरल आइडियाज, पेरिफेरल नॉलेज के साथ वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस सेशन में हम सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली ये पिछले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो बताया है उसका मैं आंसर, इसका सही आंसर बता देता हूं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में यह प्रश्न था। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसका मुख्यालय संघाई है। और ये मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि जब कोई भी हार्डकोर फैक्ट हो, कोई भी निश्चित फैक्ट हो, अगर इन्हें इसका मुख्यालय संघाई है, जैसे ही किसी शब्द पे यूपीएससी ने जोड़ दिया तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर जोर दे दिया गया है तो वो गलत होने के लिए संभावित है। ठीक है, तो यहां पर इसका मुख्यालय जो संघाई बताया गया है, यह क्या है, यह गलत है। ठीक है, भारत एआईआईबी द्वारा विकसित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। यह स्टेटमेंट सही था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बहुत अधिक लाभ भारत प्राप्त करता है अपने अवसंरचना परियोजना के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ये इसके मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, तो 2 और 3 सही था, सही पूछा गया था। आइए अब पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को एक आदेश दिया था कि दिल्ली में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वे अपने माँ बाप की संपत्ति को जब्त कर लेते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में माँ बाप बच्चों से दूर हो जाते हैं और साथ ही उनका लालन पालन भी बुढ़ापे में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना। तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा था कि ये जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 है, इसका बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करवाइए ताकि बच्चे मां बाप को बुढ़ापे में छोड़ करके अलग न रहे। ठीक है, तो अब इसी अधिनियम के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि बच्चे इस अधिनियम के अनुसार अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों के भरण पोषण के लिए कानूनी बाध्यता के, अब कह रहा है कि इस एक्ट के तहत, यह एक्ट कहता है कि बच्चे अपने माता पिता की भरण पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, यह एक्ट कहता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, अधिनियम में माता पिता की परिभाषा का अर्थ केवल जैविक प्रकृति के पिता या माता से है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि माता पिता का मतलब कि अगर किसी माता पिता ने आपको जन्म दिया है तभी वो आपके माता पिता होंगे। अगर किसी ने आपको गोद लेकर के आपका पालन पोषण किया है जीवन भर,
वो आपके माता पिता नहीं माने जाएंगे इस एक्ट के अनुसार। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, अधिनियम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक रखरखाव का दावा करने के लिए एक सस्ती और त्वरित प्रक्रिया प्रदान करता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर माता पिता के साथ आप उनका भरण पोषण नहीं कर रहे, पालन पोषण नहीं कर रहे, तो ऐसे में माता पिता न्यायालय का सहारा ले सकते हैं और वहां पर उनके लिए सस्ती, अफोर्डेबल और त्वरित, एक्सेलरेटिव प्रक्रिया दी गई है कि वो जल्दी ही ऐसे ऐसे केस जल्दी ही निपटा दिए जाए। ठीक है। अब कह रहा है ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है। एलिमिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर कहां गलत होने के लिए संभावना है। भाई कोई भी एक्ट बनेगा तो वहां पर माता पिता की सेवा करना बच्चों के लिए बाध्यकारी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, माता पिता ने आपको जीवन भर बड़ा किया और बुढ़ापा में जब वो आ गए तो आप पूरी संपत्ति लेकर के अलग रहने लगे। तो ये जो एक्ट है माता पिता के ही संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो वह बच्चों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा कि नहीं होगा? होगा ही, होना ही चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट एकदम आसान था, एक समझदारी वाला स्टेटमेंट कि अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कानून बनाते समय एक समझदार कानून ही बनाएगी। ठीक है। क्योंकि अगर कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा तो फिर बच्चे कहेंगे कानूनी रूप से बाध्य नहीं है तो मैं नहीं करूंगा सेवा। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आसानी से आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही आपने पहला स्टेटमेंट सही किया, फिर आइए सेकेंड स्टेटमेंट पे कि अधिनियम में माता पिता की परिभाषा क्या है कि जिन्होंने जो जैविक माता पिता है सिर्फ वही आपके माता पिता। अरे भाई कोई भी एक्ट ऐसा बनेगा कि जिसमें कि सिर्फ जैविक माता, मतलब आपको किसी ने जन्म दिया, आप कहीं किसी सुधार गृह से कोई ला करके जीवन भर आपका पालन पोषण, और जब बुढ़ापा आई तो आप उसका पालन पोषण नहीं करेंगे, ऐसा कोई एक्ट बनेगा? नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए जैसे ही केवल आया, ये तो आप सभी को पता है, केवल शब्द यूपीएससी में जब आता है तो अपने साथ एक निगेटिविटी लेकर के आता है और वो मैक्सिमम केस में गलत होता है। लेकिन अगर एक समझदारी की भी बात करें तो भी सेकेंड स्टेटमेंट हमें समझदारी के साथ भी गलत नजर आ रहा है कि भाई केवल जैविक क्यों? जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया बचपन में, आप किसी ने, कोई बच्चा कहीं जमीन पर पड़ा मिला, छोटा बच्चा किसी ने जन्म दे करके फेंक दिया, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका पालन पोषण किया, अब वो बच्चा बड़ा हुआ तो अब एंजॉय कर रहा है लाइफ और माता पिता को भूल गया। यह एक्ट क्या ऐसा अधिनियम बनाएगा? नहीं बनाएगा भाई, कोई नहीं बनाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक्ट की जानकारी है, एक्ट नहीं पढ़ा है आपने, तब भी आप सही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही क्वेश्चनों को सही किया जाए। ठीक है। बिना पढ़े भी सही किया जा सकता है, क्योंकि यह हमारा कॉमन सेंस इतना डेवलप हो चुका होता है यूपीएससी के एग्जाम तक कि हम चीजों को समझने लगते हैं और समझ करके भी चीजों को सही किया जा सकता है। बेसिकली यूपीएससी के क्वेश्चन में 30-35 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन को सही करना होता है उसमें तो समझ की बहुत बड़ी भूमिका। आइए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं कि ऐसे में अगर कोई केस हो रहा है तो माता पिता को सस्ती और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत हुआ तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये और ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं और हमारी पूरी टीम बताना चाहती है कि आपको तैयारी करते समय ये सोचना है कि आप अधिक से अधिक ज्ञान जरूर अर्जित करें, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने को भूल करके भी इग्नोर न करें, क्योंकि कितना भी पढ़ के जाएंगे 30-35 में, बार बार रिपीट करता हूं कि 30-35 ही क्वेश्चन आपसे आने हैं। के बाद के क्वेश्चन आपको खुद के कॉमन सेंस से ही सही करने हैं, एलिमिनेशन टेक्निक से ही सही करने हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेबी द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, सेबी द्वारा शुरू किए गए ऑफर फॉर सेल, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए इकोनॉमी के लिए आपको ध्यान रखना है कि चूंकि इकोनॉमी से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन इस भी पूछ लिए जाएंगे, तो इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी में बहुत ऊपर होनी चाहिए, वो जल्दी तैयार करना है आपको। क्या माहौल में जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो तैयारी में आपको इकोनॉमी, पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया इनको पहले तैयार करना है। तो यहां पर इकोनॉमी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली वे प्रश्न
एक दो करंट के स्टेटमेंट रहेंगे और उसके साथ जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट पूछा। तो यहां पर ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, यह एक इकोनॉमी का कंसेप्ट है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, उसके बारे में पूछा। ठीक है, अब इसमें एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर बेचकर किसी कंपनी के प्रमोटरों की हिस्सेदारी को कम। मैं तो उम्मीद करूंगा कि इकोनॉमी के अधिकांश कंसेप्ट आपको आने चाहिए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपको इलिमिनेट करने का ऑप्शन देता है। चलिए, मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, इसमें एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर बेचकर किसी कंपनी के प्रमोटरों की हिस्सेदारी को कम करना शामिल है। सपोज करिए ये स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आया, आइए सेकंड पे आते हैं। यह सुविधा शेयर बाजार में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। यहां पर एक हार्डकोर फैक्ट मिला आपको, सभी कंपनियों के लिए है, किसी निश्चित एक कंपनी के लिए नहीं है, किसी 100-200 कंपनी के लिए नहीं है, किसी स्पेशल कैटेगरी के कंपनियों के लिए नहीं, वरन शेयर मार्केट पे जो भी कंपनियां लिस्टेड है सबको सेबी यह सुविधा देती है, ऑफर फॉर सेल। अब मुझे यह मालूम नहीं है कि ऑफर फॉर सेल क्या है, लेकिन मैंने जब ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे यह एक हार्डकोर फैक्ट नजर, सभी कंपनियों के। थर्ड स्टेटमेंट, बिक्री के प्रस्ताव में कम से कम एक चौथाई, अब यहां पर एक चौथाई एक डेटा दिया गया है, एक चौथाई शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित हो। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए यहां पर थर्ड स्टेटमेंट के बारे में हो सकता है मुझे जानकारी नहीं हो, लेकिन यहां मुझे समझ में आया एक चौथाई दिया गया, तो पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली सही है, तो इसका मतलब यह दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास या तो केवल एक होगा या एक और तीन होगा। इसका मतलब कि दो तो निश्चित रूप से गलत है, दो निश्चित रूप से गलत है, तो दो के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही हमें ऐसा मौका देता है। अब हमें सिर्फ तीन के बारे में सोचना है, तो अब तीन के बारे में सोचना है, तो इसका मतलब कि कम से कम हम लोग 50% पर तो पहुंच ही गए। अब हमारे पास इसके बारे में जानकारी नहीं होते हुए भी हम 50% सही होने की ओर आ चुके हैं। अब अगर हम रिस्क भी लेते हैं तो आंख बंद करके देवी देवता अपने मनाइए और ले लीजिए। हाँ, जरूर ध्यान रखना है कि दो ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर लिए हैं तो ऐसे ऑप्शंस को छोड़ करके नहीं आना है, उनको बिल्कुल रिस्क लेकर के रंग करके आना। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है। ऑफर फॉर सेल बेसिकली एक कंसेप्ट है कि शेयर मार्केट में जो कंपनियां सूचीबद्ध है, जो टॉप 200 कंपनियां सूचीबद्ध जिनका की जो कि बाजार हिस्सेदारी जिनकी सबसे अधिक है, ऐसी जो टॉप की 200 कंपनियां शेयर मार्केट में उपलब्ध है, उनको सेबी यह अपॉर्चुनिटी देता है उनके प्रमोटरों को, उनके मालिकों को, कि आप अपना शेयर मैक्सिमम शेयर, कितना परसेंट शेयर, देखिए यहां पर बताया गया है कि आप अपने कंपनियों का बड़ा शेयर 25% शेयर आप उससे अधिक भी अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। मतलब आप कंपनी का मालिकाना हक किसी को बेच सकते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। ठीक है, लेकिन ध्यान यह रखना होता है कि ऑफर फॉर सेल के लिए आप सिर्फ 200 कंपनी के लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है, मतलब सभी कंपनियों को ऑफर फॉर सेल की अनुमति नहीं होती है। साथ ही जब आप अपना शेयर बेच रहे हैं तो उसमें कम से कम 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। इसका मतलब कि एक चौथाई शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को आप देंगे और तब आप अपने कंपनी के मालिकाना हक को बेच सकते। ठीक है, जो टॉप की 200 कंपनियां हैं, चूंकि इनका महत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ये कंपनियों के जो मालिक होते हैं अगर वो अपना सारा शेयर बेच दे तो इनके छोटे छोटे शेयर होल्डर हो जाएंगे और वो कंपनी को कैसा चलाएंगे कोई नहीं जानता। तो हो सकता है कि उस कंपनी में चूंकि हजारों सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे होते हैं और कोई प्रमोटर अगर खराब व्यक्ति मिल गया, अगला जो व्यक्ति है, चूंकि अब छोटे छोटे शेयर लोगों ने खरीदे हैं तो अब उसके बहुत सारे लोग मालिकाना हक के साथ आएंगे, तो वे कंपनी को कैसा चलाएंगे, कंपनी को डुबा सकते हैं। इसीलिए यह सुविधा सेबी ने टॉप 200 कंपनियों के लिए दे रखी है कि आपको अपने शेयर बेचने, आप किसी आम कंपनी की तरह अपने शेयर नहीं बेच सकते, आपको शेयर बेचने के लिए कुछ रूल फॉलो करने। ठीक है,
तो ये सब कंसेप्ट आपको जानने जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सामान्य जनगणना और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC, इनके बीच में क्या डिफरेंस है भाई, ये तो आपको जानना ही है। और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि पूछा जाना चाहिए। क्यों पूछा जाना चाहिए? क्योंकि जो हमारा जनगणना 2020-21 में होना चाहिए, 2021 में रिजल्ट आना चाहिए था उसका, जो 10 वर्ष पे जनगणना होता है, वो नहीं हो पाया है। इसमें नहीं हो पाया है और बार बार विपक्षी सरकार रहता है कि अब सही समय है, अब तो जनगणना करा दीजिए। तो जनगणना बहुत चर्चा में रहता है, साथ ही जाति जनगणना बहुत अधिक चर्चा में रहता है। बहुत सारी राज्य सरकारें जाति जनगणना कराने की मांग करती है। बिहार सरकार अपने यहां स्वयं से जाति जनगणना करा रही है। तो इसीलिए जनगणना और जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना चर्चा में है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। देखिए पहला स्टेटमेंट, गृह मंत्रालय 10 वर्षीय जनगणना के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि सामान्य जनगणना जब होती है वो कौन कराता है? गृह मंत्रालय। जबकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय SECC को आयोजित करता है। अब यहां पर देखिए दो दो मंत्रालय दिए गए हैं, एक और, ठीक है। सेकंड में SECC में दिया गया सभी डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना में डेटा सरकारी विभागों के उपयोग के लिए खुला। अब ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? आप लोगों ने ये तो जाना ही है कि यूपीएससी अक्सर मंत्रालयों का जब नाम यूज करती है तो मंत्रालयों को गलत करके देती है, ठीक है, अक्सर करके गलत देती है। और यहां तो यूपीएससी ने यहां तो इस ऑप्शन में दो दो मंत्रालय की बात की गई। तो यहां पर गलत होने की संभावना पहले स्टेटमेंट में है। हो सकता है कि जब, क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट में तुलनात्मक डेटा दिया गया है, तो हो सकता है कि पहले का डेटा सेकंड में हो, सेकंड का डेटा पहले, या कोई मंत्रालय ही गलत हो। तो ऐसे में कौन सा सही है? और सेकंड ऑप्शन भी वही है कि SECC में जो डेटा दिया गया है सभी डेटा गोपनीय है। सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना में जो डेटा दिया गया है सारा डेटा गोपनीय। भाई सारा डेटा गोपनीय होगा, तो अगर सामाजिक डेटा गोपनीय होगा, आर्थिक डेटा गोपनीय होगा, तो सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लिए, अलग अलग विभागों के लिए आर्थिक डेटा जब उन्हें नहीं देंगी तो वो कैसे, किस आधार पर आर्थिक उन्नति के लिए किस क्षेत्र में अधिक गरीबी है इसकी जानकारी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो सभी डेटा गोपनीय है, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत होना ही चाहिए। और पहले वाले में मंत्रालय गलत होने की संभावना, तो यहां पर दोनों गलत होने की संभावना, ठीक है। यह प्रश्न बेसिकली बनाते समय हमने यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को कॉपी किया है, ठीक है। वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कंटेक्स्ट दूसरा था, लेकिन पैटर्न यही था। तो चूंकि हमारा जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं वो यूपीएससी के ही पैटर्न पे पूछते हैं, तो इसीलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहें मिलकर, ठीक है। इसको थोड़ा जान लेते हैं। भारत में सामाजिक और जाति जनगणना हम सभी जानते हैं कि 1881 से रेगुलर शुरू हुई, ठीक है। और पहली बार 1931 में, ये याद रखिएगा, पहली बार सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना का आयोजन किया। सामान्य जनगणना कौन करता है? तो 10 साल पर जनगणना होती है वो कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। जबकि सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, इसको दो मंत्रालय मिल करके करती है। पहला ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी क्षेत्र में शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है। तो जो सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना होती है, यह दो मंत्रालय मिलकर के, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी क्षेत्र में शहरी विकास मंत्रालय इसको आयोजित करता है। जबकि जो 10 साल पर जनगणना होती है वह कौन करता है? वह गृह मंत्रालय करता है, ठीक है। अब यह ध्यान रखना है कि इसमें कुछ डेटा बताए गए हैं कि 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना की जाती है। और जो सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना है, इसमें कहा गया है इसकी जानकारी, सभी सरकारी विभागों के लिए खुले हैं। मतलब कि जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में डेटा को गोपनीय बताया गया था, यह क्या है? गलत है। और यहां पर मंत्रालय गलत। चीजें क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यह प्रश्न है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में।
राष्ट्रीय आरोग्य निधि को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले एक और प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में। देखिए यह प्रश्न कंसेप्ट आधारित प्रश्न, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न, क्योंकि तो यूपीएससी आजकल काफी पूछने लगे, उसी पैटर्न पे हमने इस प्रश्न को बनाया है। तो कह रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता के जो अधिकार है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसके संदर्भ में हमें इन कुछ स्टेटमेंट्स है उस पर विचार करना है। पहला है कि यह अधिकार केवल धार्मिक विश्वासों की रक्षा करता है, न कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारे संविधान में मूल अधिकार है, तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक वर्णित है, के बारे में कहा जा रहा है कि वह केवल धार्मिक विश्वासों की रक्षा करता है कि हम इस धर्म को मानते हैं, हम इस विश्वास के साथ जीते हैं, हमें इस विश्वास को मानने की अनुमति है, लेकिन उनकी प्रथाओं की रक्षा नहीं करता है। मतलब कि आपको प्रथा मानने से रोका भी जा सकता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों में भाग नहीं लेने की स्वतंत्रता देता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप राज्य द्वारा फंडित या राज्य की कोई शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है, जो राज्य द्वारा संचालित कोई स्कूल है और उसमें अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आप उस धार्मिक शिक्षा से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र, धार्मिक निर्देशों में भाग नहीं लेने के लिए स्वतंत्र है। अब कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का, अब आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन आप लोगों ने कभी माइक्रो लेवल पे नोटिस नहीं किया होगा कि क्या वो धार्मिक प्रथाओं के बारे में कुछ कहता है, नोटिस नहीं किया हो। और यही नोटिस नहीं किया जाना एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो गलती करके ध्यान ये रखना है कि यहां पर धार्मिक विश्वासों के साथ साथ धार्मिक प्रथाओं की भी रक्षा की बात आर्टिकल नंबर 25 करता। और आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर जो 44 है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या कहता है, सभी जो हमारी मान्यताएं हैं वो समान हो जाएं, और इसी को रोकता कौन है, आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 आर्टिकल नंबर 24 के मार्ग में एक बाधा बनता है। तो बाधा बनने के पीछे का कारण क्या है कि इसमें कहा गया है कि सभी जो सामाजिक क्रियाएं, जो सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान है, जो समाज, जैसे कि हमारे यहाँ विवाह की प्रथाएं, वे सभी एक जैसे हो जाने चाहिए, लेकिन यह उसमें बाधा बनता है। तो इसका मतलब है कि वह क्या कहता है, वह अनुष्ठानों के बारे में भी बात करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 तो डेफिनेटली सही है, तो आप सभी को पता होगा। तो इसका केवल 2 आंसर हो जाएगा। बेसिकली इस प्रश्न में हमने पहले ऑप्शन में ही ट्विस्ट करने का प्रयास किया था कि आप अपनी तैयारी को जज कर सके कि आपने अपनी पॉलिटी की किताब को पढ़ते समय क्या इन छोटी छोटी बातों पर नोटिस किया है। अगर नहीं किया है तो नोटिस करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, और आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज में एक पीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करते हैं, ताकि आप लोगों की एग्जाम की दशा और दिशा और आपकी तैयारी का लेवल, साथ ही यूपीएससी के क्वेश्चन को इलिमिनेट कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी आपको बता सकते। ये बेसिकली 2020 का पीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 2022 और 2021 हमने अपने पीछे सेशन में खत्म कर दिया। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है कि औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदार। अब कह रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाते समय एक सावधानी ये रखनी है, पहली कि अगर इन तीनों में से कोई भी नाम पर अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो वह ट्रांसलेशन में थोड़ा इशू हो सकता है, बनियान। लेकिन अगर फोकस करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक प्रचलित शब्द आपके कंटेम्पररी वर्तमान में भी आपके
आपके प्रयोग में जरूर रहा। जैसे औरंग, औरंग शब्द मैंने नहीं सुना, बेसिकली मैंने नहीं सुना। चलिए, मैंने मिरासीदार शब्द भी नहीं सुना, लेकिन बेनियान शब्द जब आया तो मैंने थोड़ा दिमाग पर जोर डाला कि भाई बेनियान, इंग्लिश वर्जन देखा तो बेनियान, यहां लास्ट में। अब इसको आप ऐसे देख लीजिए, क्या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सेम होगा? बिल्कुल होगा। तो हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी जब हिंदी ट्रांसलेशन करता है तो वो इंग्लिश को ही कोर मानता है, इंग्लिश को ही मेन मानता है। तो ये बनिया हो गया, बनिया शब्द। बनिया तो हमारे कॉमन पर्सन में है ही, ठीक है। तो ये सावधानी बरतते हुए, और मैंने जब इसको देखा तो बेनियान, तो मैं इसको बनिया शब्द, अब इसको मैं पढ़ रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे। अब मैंने जब अपने एनसीईआरटी पढ़े थे तो उसमें मुझे पता था, मैंने बनिया पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि भारतीय एजेंट होते थे जो बनिया होते थे। तो ऐसे मुझे याद आ गया। साथ ही हम बनिया व्यापारी को समझते ही हैं, साहूकार, जो कि व्यापार ट्रेड करते हैं। तो इससे भी मुझे लगा कि सेकेंड स्टेटमेंट, अब सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब कि ये गलत है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। लेकिन और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने हर बार पूछे, तो लेकिन इस बार थोड़ा 2020 वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन 2021 और 22 में जो क्वेश्चन, वहां पर एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट करने से आपके आंसर क्लियर हो जाते हैं। अर्थात कि यहां पर भी दो है, तो और दो जगह, दो कहीं और नहीं है, एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, आपका आंसर। तो इसलिए सावधानी बरतते समय एक बात ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों में से कोई भी नाम आपको नहीं आते हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे, अगर इंग्लिश भी जरूर पढ़ लेंगे, अगर उसके बावजूद भी आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता है, ये ऑप्शंस आपके दिमाग में नहीं आते हैं, तो इस प्रश्न को टच नहीं करना है, क्योंकि यह मैक्सिमम केस में गलत होगा। मैक्सिमम केस में मैंने कहा गलत होगा। तो इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न एक ही पूछा जाता है, उसको टच नहीं करना है, से अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि वो आपको निगेटिव करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों से बेसिकली बच के रहना है, ये एक सावधानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हमारा, चूंकि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में भी हमारे दो क्वेश्चन उसको भी शामिल करते हैं, तो दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये है, आरसीईपी, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। भाई ये अभी चर्चा में नहीं है, लेकिन पिछले साल के पीछे साल काफी चर्चा में रहता था। कब चर्चा में आ जाएगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जापान ने हाल ही में कहा है कि वह भारत को भी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए दबाव समझाएगा, मनाएगा। तो कह रहा है कि इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। यह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तब आसियान, आसियान के 5 सदस्य, और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड व्यापार। तो क्या इसमें आसियान के 5 सदस्य हैं? पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यह दक्षिण पूर्व एशिया देश के 10 सदस्य हैं, अर्थात आसियान के 10 देश, और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता है। थर्ड ऑप्शन, यह आसियान के 10 देश और प्लस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक व्यापार समझौता है। उसके बाद यह क्या है, यह आसियान के 8 सदस्य और बाकी सभी देशों के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि आसियान प्लस कौन कौन से मेंबर हैं आरसीईपी। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये देखिए, आरसीईपी की मेंबरशिप है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें देखिए, ये आसियान के जो 10 देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई, इधर देखिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, ये आसियान के 10 देश हो गए। तो 10 आसियान प्लस इधर देखिए चाइना, फिर यहां पर देखिए जापान, फिर यहां पर ये साउथ कोरिया, फिर नीचे थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये, तो यहां पे थोड़ा कट गया है,
ये ऑस्ट्रेलिया आगे वाले फिगर में दिख जाए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख जाए, तो ये आसियान के 10 देश, आसियान के 10 देश प्लस चाइना, साउथ कोरिया, जापान, उसके बाद देखिए नीचे यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जब ये एग्रीमेंट प्रपोज किया गया था तो उस समय भारत को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा गया था कि भारत भी इसका मेंबर बनेगा। मतलब शुरू में 16 देशों का ये ग्रुपिंग होने वाला था, लेकिन भारत ने इस ग्रुप से बाहर अपने आप को निकाला। यहाँ पर एक थोड़ा सा आप करिएगा, जो भारत का मैप बनाया गया है, ये मैप हम लोगों ने जहां से लिया है वो मैप ये गलत मैप है, भारत का मैप थोड़ा ऐसा होता है। तो ये जो मेंबर कंट्री है कितने हो गए, आसियान 10 प्लस 2-2 का ग्रुप बनाइएगा, जापान और साउथ कोरिया एक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ लोकेटेड है, तो 4 वो हो गए और एक चाइना 5, तो 10 आसियान के और जापान साउथ कोरिया एक साथ आसपास है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ आसपास है, और एक चाइना। भारत भी होने वाला था तो चाइना और भारत एक साथ आते, लेकिन भारत इससे बाहर निकल गया, तो ये टोटल 15 देशों का एक ग्रुपिंग है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोग आसियान और आरसीईपी दोनों के बारे में थोड़ा सर्च करके अपनी नॉलेज को पुख्ता करें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके संदर्भ में कह रहा है कि यह बर्लिन जर्मनी में स्थित, कहां है, बर्लिन में 1993 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ है। सेकेंड स्टेटमेंट, सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शामिल है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि यह 2 प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है, एक ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और दूसरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि वर्तमान सूचकांक में भारत 180 देशों में 100वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सूचकांक में ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 100वें स्थान पर है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। कह रहे ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में इसका सही आंसर बताइएगा। अगर आप लोगों ने सही बताया तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, अगर गलत बताया तो नीचे कमेंट में सही आंसर भी बता दूंगा, और साथ ही अगले डिस्कशन में इसका सही आंसर मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब वीडियो देखें तो वीडियो देखने के साथ साथ तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा ही लगेगा, मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।